राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, पेपर 1 पेपर 2 की, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर आपका सिर्फ एक पेपर है तो आप वो देख सकते हैं, दोनों पेपर हैं तो दोनों प्लेलिस्ट जाके एक बार देखें, सिर्फ यही वीडियो देख के ना रह जाए। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार वीडियो को एंड तक देखें। तो समय ना खराब करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चिराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है मिजोरम, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़। तो आपका मिजोरम में ये होता है दोस्तों। और जो हमारे सभी राज्य हैं, कहीं ना कहीं सभी में फसल पकने पर त्यौहार मनता है। जो अभी आपकी संक्रांति गई है, मकर संक्रांति, ये आपके त्यौहार फसल पकने का ही त्यौहार है। आपका लोहड़ी है, ये सारे त्यौहार हैं। मिजोरम हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य चेराव करते हैं। इस नृत्य में बांस, तो आपको ये चीज़ पता चली कि मिजोरम में कौन सा नृत्य होता है, चेराव नृत्य होता है। ठीक है। मिजोरम की लुशाई जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले घरों के निर्माण में बांस तथा लकड़ी का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो जो दूसरा प्रश्न है वो ये है आपका, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिससे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो आपके कोड दिए हुए हैं ABC, बी है BCD, सी है CDE और डी है AD और E। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए क्या है दोस्तों, A, B और C आपके सही हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। वैक्स, कोल तार, ग्रीस। मतलब पेट्रोलियम से जो 3 उत्पाद बनते हैं उनको हमें चुनना है। मोम, कोल तार और ग्रीस। पेंट, प्लास्टिक और रेयॉन। LPG, कोल तार और एथेनॉल। और है आपका केरोसिन, डीजल, मीथेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए क्या है आपका, मोम, कोलतार और ग्रीस तीनों उत्पाद पेट्रोलियम समूह से संबंधित हैं। पेट्रोलियम हल्के रंग का तेलीय द्रव है। इसमें विभिन्न संगठक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि आते हैं। चलिए, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने आपको करा चुका हूँ कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। किसी एडवोकेट का घर X पर है, कोर्ट Y पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता है। एडवोकेट पहले A पर जाते हैं और X के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है, फिर वह B पर जाते हैं और A के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर फिर वह C पर जाते हैं और जो B के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह Y पर कोर्ट पहुंचते हैं। जो C के ठीक उत्तर 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा है। ये आपको बतानी है। इसको जब भी आप करें तो आप हमेशा पेन और पेपर लेके जो आपको रफ शीट मिलती है उस पर सॉल्व करें। जिधर वो बोल रहा है उधर को अपनी लाइन खींचते जाएं और उधर मीटर लिख लें, जैसे 50 मीटर, 10 मीटर, 60 मीटर, जो भी दिया हुआ है। तो आपको बस बताना है, आप तुरंत इसका आंसर कर लोगे। तो ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी है उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पूर्व और डी है दक्षिण पश्चिम। तो बी आपका सही उत्तर है। बी है आपका उत्तर पश्चिम। जो दिशा है वो आपकी उत्तर पश्चिम में। देखिए, एक्स के ठीक पूर्व में, ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर, बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर और आपका सी के ठीक
उत्तर में 60 मीटर, तो वो दिशा पूछे तो आपका हो गया कि कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा उत्तर पश्चिम में है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई लड़का वलसाड़ से नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन, अब इसमें वो स्पीड पूछेगा आपसे ट्रेन की, देख लेना। यह ट्रेन 7:30 बजे वलसाड़ से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 62। तो आपका सही उत्तर है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये भी देखते हैं कि कैसे हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2059 किलोमीटर। कब चला, समय दिया है, तारीख दी है, कब पहुंचा, तारीख दिया, समय दिया, तो कुल दूरी 2059 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, यहाँ सॉल्व होगा आपके लिए। तो हमें कुल लगा समय आपके 35 1/2 घंटा। अब कुल दूरी अपॉन कुल समय, तो 2059 और 35 1/2, तो आपका 58 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? जल शक्ति, नमामि गंगे। ये जो अभी आपका चल रहा है दोस्तों, ये बड़ा आसान प्रश्न है। आप अगर कभी गंगा किनारे गए होंगे तो आपने लगा हुआ भी देखा होगा, जो आपके छोटे से गोल गोल राउंड टंकी बनी होगी, तो आपने वहाँ पढ़ा भी होगा। गंगा आमंत्रण अभियान, जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान। तो आपका सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। चलिए, गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। चलिए, 7 क्वेश्चन है आपका, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। सब में प्रोटीन है, वो हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन एक है अंडे, दालें, मछली, बी है बादाम, मक्का, दूध, सी है संतरा, मक्खन, अंडे, और डी है दही, दूध, चावल। तो आपका ए सही है। एग में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी बहुत प्रोटीन होता है, मछली में भी बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और झारखंड, बिहार और नागालैंड। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। चलिए, हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इसे राज्य का दर्जा देने की मांग की है। चलिए, निम्नलिखित में से राज्यों को उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योग्राफी भी है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो ये बहुत आसान भी है, और आपका है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, और तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये तीनों राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। आपको ये बात, आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बंगाल की खाड़ी को महोदधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 समीप पर्वतीय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, और है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आपके जो 3 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इसके अतिरिक्त। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? ये आपको बताना, निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। तो आपको सिलेक्ट करना है ए और बी सही है, बी और सी सही है, बी और डी सही है, और आपका डी है ए और डी। तो बी और सी सही है आपके, डेंगू और मलेरिया मच्छरों से होते हैं, सी ऑप्शन सही है। चलिए, किसी परितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, और हैं एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, और सी आपका क्या है
परस्पर क्रियाशील तंतुओं इसकी रचना होती है भौतिक या अजैविक घटक और जैविक घटक। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटका कथक, तमिलनाडु लावनी, तमिलनाडु। नृत्य चुनना है हमें कौन से राज्य का, आपके राज्य और नृत्य के सही, तो कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है ये आपको जानना है, ठीक है। आसाम बुइया और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो आपका जो सही उत्तर है वो देखिए, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, लावणी होता है महाराष्ट्र में, बुइया होता है अरुणाचल प्रदेश में, कथक होता है उत्तर प्रदेश, और आपका भारतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, और कथकली होता है केरल में। तो कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समावित रूप है। तो यहाँ से आप सही युग्म चुन सकते हैं। डी आपका सही है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, बाकी सब गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? CO2, N2, N2O और CH4। तो आपका जो बी है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। और बी क्या है? N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O तथा CH4 ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है या वायुमंडल में रोक देती है। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल संलेख, पेरिस संधि और दोहा संधि। दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरे UGC नेट की वीडियो देखी हैं, तो ये जो प्रोटोकॉल हैं ये तो ऐसे मैंने रटा दिए हैं, मुझे भी ऐसे रट गए हैं कि इसके बारे में आप कुछ भी पूछ लो। तो बी आपका सही है, उसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल संलेख, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ओजोन अवक्षय के दुष्परिणाम निम्न हैं। क्या होता है? त्वचा कैंसर हो सकता है आपको, मनुष्य पक्षियों को DNA संरचना में बदलाव तथा मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मोतियाबिंद आँखों की बीमारी, सूक्ष्म जलीय पौधों विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। चलिए अब आपके जो ये 15 प्रश्न हैं ये EVS के होंगे टोटल। EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे विद्यार्थी का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। आपके कोड दिए तो सी सही है, बी और डी आपके सही है। बी है आपका EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। डी आपका EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर को चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो आपका जो कोड दिए हुए हैं, आपका जो सही उत्तर है वो है बी, और बी है A, B और D। तो A, B और D क्या है? शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है? चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप और एपीडीएस्कोप। तो आपका ए जो है वो सही है, चार्ट एक अप्रेक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जबकि स्लाइड फिल्म स्ट्रिप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का ओजोन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज के जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है।
वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो ए आपका सही उत्तर है। ए है आपका, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकालित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी क्या है? ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ईवीएस एक विषय है जो थीमों पर आधारित है। थीमों को बच्चे के परिप्रेक्ष्य और उसके दैनिक जीवन से लिया जाता है ताकि वे अपने दैनिक जीवन को कक्षा अधिगम से जोड़ सकें। ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल थीम इस प्रकार है: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से, समूह कार्य से। तो आपका ए जो है वो सही है। ए है आपका, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए और तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका डी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खाने के आघात का सामना किया है। तो आपका ए है यात्रा, बी है आश्रय, सी है कार्य और खेल और डी है पानी। तो बी है दोस्तों आपका सही उत्तर, आश्रय। ये आश्रय विषय उपविषय उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घरों को खोने के आघात का सामना किया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार और प्रयोग। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर बी है, सर्वेक्षण और चर्चा। ईवीएस में पानी की बर्बादी इसके संरक्षण के लिए सर्वेक्षण और चर्चा सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ईवीएस में जल संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, समावेशी अनुभव। तो ए जो है वो आपका सही है। ए है प्रासंगिक अनुभव। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक अनुभव का अर्थ यह है कि कोई सूचना, क्रिया या किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है। उदाहरण के लिए मुकदमों में बहस के दौरान साक्ष्य के लिए प्रासंगिक को बहुत महत्व दिया जाता है और जो चीज़ें मुद्दे से हटकर या असंबद्ध लगती हैं उनके बारे में कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों माफ़ करिएगा, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग और हदबंदी। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका हदबंदी। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तो यहाँ जो है आपको ये पता होगा कि आपके ईवीएस में हर पार्ट में 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को आप सही कर लें दोस्तों। एक आपका ईवीएस, सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश, इनको आप गलत ना करें। मैथ में अगर आपको दिक्कत आती है वो भी मैं आपको करा दूंगा, बड़े आसानी से आपका सीटेट पास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग, साक्षात्कार और सर्वेक्षण। तो ये आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न। धरती पर जल संकट, जल संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध उदाहरण है जो इन्होंने दिया है गा के सुनाने के लिए। धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है, पानी की बूंदें बूंदें भी बच जाएं तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। तो हमें भी इस पे अमल करना चाहिए। पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी अगर व्यर्थ होता है तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरा करके जा रहे हैं। चलिए, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान और फिल्म शो। तो आपका ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। और ए है आपका समूह चर्चा जो है वो एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल और पहचानने का कौशल। तो ए आपका सही है। ए है ऑब्जर्वेशन स्किल, अवलोकन कौशल। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल प्रक्रिया आयोजित करके विकसित किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा, स्कूल आधारित आंकलन, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना और सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो सी जो है वो आपका सही है, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। ये दोस्तों यहाँ पे आपके ईवीएस के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली क्लास में मैं आपको पेपर 2 भी कराऊंगा और इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।